वेलकम बैक वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू ओके एंड डूइंग रियली वेल। गाइज पिछली क्लास में हम लोगों ने हैलोजेंस की केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और मैंने वहां पे आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एरिल हैलाइड को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। जब भी एरिल हैलाइड से क्वेश्चन अराइज होंगे या तो उसके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है एरिल हैलाइड की, या तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कौन से रिएक्शंस होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे, या एक और है एलिमिनेशन जो भी रेयरेस्ट है। तो आज क्लास गाइस हम लोग शुरू करते हैं विथ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है। हम लोगों ने सिंपलेस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है एल्किल हैलाइड में, जहां पे SN1 SN2 का डिस्कशन किया है। फाइन। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसे सिंबॉलिकली AR मतलब समझते हैं आप, एरिल ग्रुप और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, AR मींस एरिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। ओके गाइस, चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है। बोला गया है एरिल हैलाइड, ओके, एरिल हैलाइड एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात तो हम पहले से जानते हैं ना, ये बात यार हम पहले से जानते हैं, क्योंकि ये हम लोग जब SN1 SN2 डिस्कस कर रहे थे उसी समय हमने इसको डिस्कस किया था, और वहां पे हम लोगों ने याद कर लिया था कि भैया जो विनाइल हैलाइड होता है और एराइल हैलाइड होता है, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। क्या? विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड ये SN1 SN2 रिएक्शन नहीं देते। वही बात इन्होंने बोला कि भैया जो एरिल हैलाइड होते हैं वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्या कारण है इसके लेस रिएक्टिव होने का, वो बता रहे हैं। सबसे पहला कारण, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन लगा होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस करेगा ड्यू टू पार्शियल सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये एक्वायर कर लेगा, क्या? एक्वायर सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जरा देखिएगा इस तरह से यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे हैलोएरिन्स के, जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। फाइन। और इसके चलते ही यहाँ पे क्या आएगा, एक पार्शियल सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कार्बन और हाइड्रोजन में। फाइन। तो इसके कारण से ये बॉन्ड इतना आसान नहीं होता ब्रेक हो जाना कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आए और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे। फाइन। तो आपको कारण समझ में आ रहा है, एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ओके, एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, तो ये पहला रीजन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे रीजन के बारे में बात करते हैं। दूसरा रीजन क्या है, रिपल्सन बिटवीन बेंजीन एंड न्यूक्लियोफाइल। ये क्या चक्कर है? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि अभी तक भैया जो हम लोग रिएक्शन पढ़ते थे, एरोमेटिक के रिएक्शन पढ़ते थे, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड के अभी तक रिएक्शन डिस्कस किए, वो कौन से रिएक्शन थे? EAS रिएक्शन थे। EAS रिएक्शन का मतलब क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब EAS रिएक्शन ना पढ़ के आप क्या पढ़ने जा रहे हो? NAS न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब भैया जो इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर सब्स्टिट्यूट कराने में ज्यादा इच्छुक था, वहां पे आप न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, तो ये तो डिफिकल्ट हो ही गया। अच्छा, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते थे तो बेंजीन क्या होता था भैया? न्यूक्लियोफाइल तो होता था। बेंजीन एक न्यूक्लियस ही तो होता था जो अपने ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाता था। अच्छा, अब बेंजीन अगर न्यूक्लियोफाइल है, जो कि है, हम लोग पहले भी जानते हैं कि बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच है। अच्छा, अब वो न्यूक्लियोफाइल है, तो जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होने के लिए इसकी तरफ बढ़ेगा, भैया उस पे भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल, अगर मैं बोलूं कोई जनरल न्यूक्लियोफाइल ले लूं, न्यूक्लियोफाइल का मतलब ही है यार वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन रिच जब बेंजीन की तरफ आएगा, क्या वो अट्रैक्शन फील करेंगे या रिपल्सन? भैया बेंजीन पहले से अगर वो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्यों अपने पास, अपने न्यूक्लियस के पास किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच को आने देगा? तो वही बोला गया कि बेंजीन और न्यूक्लियोफाइल में रिपल्सन होता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, तो दूसरी कारण भी समझ में आ रहा। तीसरी बात क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल फेनिल कैटायन।
अगर कोई बोले पॉजिटिव चार्ज लाना चाहे तो अगर ये हाइड्रोजन लीव करे तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बेंजीन रिंग पे अनसैचुरेशन में पॉजिटिव चार्ज, फेनिल कैटायन बहुत ही अनस्टेबल होता। तो ये तो खैर रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कुछ पॉइंट कलेक्ट किए जो सपोर्ट करते हैं कि भैया हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहते। तो फिर किसी ने कहा अगर हम करवाना चाहते तो कौन से फैक्टर उसको प्रमोट करेंगे रिएक्शन कराने के लिए। तो कुछ पहले सिंपल रिएक्शंस हम लोग देखते हैं, फिर बाय ऑब्जर्वेशन कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, तो प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ रिएक्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन एक हम लोग करने जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब जो एरिल हैलाइड है हम क्लोरोबेंजीन के साथ OH का रिएक्शन कराने जा रहे हैं, NaOH का रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो जरा कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि भैया अगर क्लोरोबेंजीन मैंने ले लिया, क्या क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बोला गया कि सबसे पहले किससे कराया गया, सबसे पहले कराया गया NaOH के साथ। लेकिन NaOH के साथ एक्सट्रीम टेम्परेचर की जरूरत पड़ी, 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर। उसके बाद एसिडिफिकेशन किया गया, H+ किया गया। यानी अगर ये इतना हम लोग कंडीशंस के साथ ये रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा, फिनॉल। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे OH माइनस क्या किया, Cl को रिप्लेस किया, लेकिन आसानी से रिप्लेस नहीं किया। 623 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हुई अंडर 300 ATM प्रेशर। फाइन। अब थोड़े थोड़े चीजों को चेंज किया गया, फिर बोला गया कि अगर हम लोग यहाँ पे Cl की जगह पैराक्लोरो ले लें। पैराक्लोरो का मतलब क्या, यहाँ पे NO2 लगा दे पैरा पोजीशन पे, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ले लिया जाए। तो अच्छा, जब ये करते हैं तो रिएक्शन में एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो चेंज क्या आया कि NaOH के साथ जो अभी हम लोग टेम्परेचर लेते थे 623, अब आ गया 443 केल्विन। और इस केस में कोई भी प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। यानी अगर एक NO2 इंट्रोड्यूस कर दिया क्लोरोबेंजीन पे तो टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज कर गया, यानी पहले वाले से आसान हो गया सब्स्टिट्यूशन कराना। ठीक है, क्या आ गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये आ गया। फिर किसी ने सोचा अगर NO2 लगाने से इतना ही हेल्पफुल हो रहा है तो एक NO2 और लगा देता हूं। क्या किया किसी ने, एक NO2 और लगा दिया। यहाँ पे Cl, एक NO2 यहाँ पे लगा दिया और एक NO2 पैरा पे ऑलरेडी था। जैसे उसने ऐसा किया, उसने ये पाया कि भैया टेम्परेचर फिर से डिक्रीज कर गया। टेम्परेचर फिर से डिक्रीज करके आ गया 368 केल्विन आ गया। अब उसको पहले से ज्यादा आसानी हो रही थी सब्स्टिट्यूशन कराने में के लिए, यानी 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल आ गया इस केस में। अब जब पहले क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराया गया तो वो बहुत ही डिफिकल्ट फील हो रहा था। फिर जब नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से कराया गया तो थोड़ा सा आसान हुआ, डाई नाइट्रो से कराया गया तो आसान हुआ। तो अब आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि अगर एक NO2 और लगा दिया जाए तो भैया टेम्परेचर और डिक्रीज हो जाएगा और ये आसानी से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो प्लीज पहले इसे आप नोट कीजिए, फिर हम लोग अगली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो फोर्थ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराया NaOH का, 623 केल्विन की जरूरत पड़ी। नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के साथ कराया NaOH की रिएक्शन तो 443 केल्विन की जरूरत पड़ी। डाइनाइट्रो के साथ कराया तो आपको और भी कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट में आया 368 केल्विन। ओके, अब हम ट्राई नाइट्रो की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कितनी टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, कुछ गेस? भैया इसके साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल NaOH की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसने बोला भैया वाटर ले लीजिए। कैसा वाटर?
खौलता हुआ पानी, वार्म वाटर, गर्म पानी ले लीजिए और उसी में इसको डुबा के निकाल दीजिए, या खौलता हुआ पानी इसके ऊपर डाल दीजिए। तो जब आप खौलता हुआ पानी इसमें डालेंगे ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में, तो आपको जब वापस देखेंगे तो Cl उसके खौलते हुए पानी के साथ बह गया होगा और आपको क्या मिल जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। इतना ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है 3 NO2 को होने के साथ। इसी को भैया पिक्रिक एसिड पढ़ते हैं। पिक्रिक एसिड नाम तो सुना ही होगा, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इन शॉर्ट TNP पढ़ते हैं। क्या? TNP। तो आप देख रहे होंगे, तो बाई ऑब्जर्वेशन किसी ने ये सोचा कि अगर क्लोरोबेंजीन का सब्स्टिट्यूशन कराना है, हेलोएरिन्स का सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस हेलोएरिन्स पे विड्रॉइंग इफेक्ट ग्रुप जितना ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दें, रिएक्टिविटी उतनी फास्ट हो जाएगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया इन 4 केमिकल रिएक्शन में कि किसी भी एरिल हैलाइड में विड्रॉइंग इफेक्ट ग्रुप जितना ज्यादा होंगे, रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी। पहले इस बात को डाइजेस्ट कीजिए, फिर अभी जब हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो हम समझेंगे कि इस NO2 के आ जाने से Cl के निकलने की चाहत क्यों बढ़ जाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों आसान हो जाता है, ये हम बात मैकेनिज्म में देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग में इतनी बात को कंटिन्यू करेंगे, प्लीज इसे नोट कीजिए। फिर हम इसी बात को एक लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर मैकेनिज्म की बात करेंगे। प्लीज नोट डाउन। ओके, अभी जो हम लोग रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख रहे थे, 4 रिएक्शन हम लोगों ने देखा, उसमें NO2 का क्या इफेक्ट आ रहा था, उसके प्रेजेंट होने से क्या रिएक्शन के रेट पे फर्क पड़ता था, उसी के ऑब्जर्वेशन से हमने एक नोट लिखा है। और ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। प्लीज इस नोट को ध्यान रखेंगे और इसका इतना इंपॉर्टेंस है, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद समझते हैं। जरा देखिए क्या लिखा गया है, इफ बी इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या बोल रहा है, इफ बी इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन of the haloarines, then reactivity towards nucleophilic aromatic substitution will increases। ठीक है, कह रहा है कि अगर हेलोएरिन्स के आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें, तो जो रिएक्टिविटी होती है हाइड्रोलिसिस की, रिएक्टिविटी होती है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो बढ़ जाएगी। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही तेजी से सारे क्वेश्चन का ये आंसर दे देता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, मैं उसे कराऊंगा कि करके। सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को, इसी नोट्स को पढ़ते हुए जरा इसके सही जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। बहुत तेजी से ये तो लोगों से हो गया होगा। क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट इजिली हाइड्रोलाइज्ड, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये पूछेगा मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इजिली हाइड्रोलाइज्ड, लैंग्वेज के साथ कंफ्यूज नहीं होना। मोस्ट इजिली हाइड्रोलाइज विथ एक्वस NaOH, वही बात करा कि सब्स्टिट्यूशन किसका फास्ट हो जाएगा। तो आपने क्या देखना है, विड्रॉइंग इफेक्ट जिस एरिल हैलाइड में जितना फास्ट होगा, रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी। फाइन, यहाँ पे एक NO2 का विड्रॉइंग इफेक्ट, इस पे तो भैया मेथॉक्सी का स्ट्रांगली प्लस इफेक्ट, इस पे NO2 का विड्रॉइंग बट CH3 का पुशिंग। नजर इस पे गई तो धड़ाक से आंसर कर दिया, धड़ाक से आंसर कर दिया। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है कि ये ट्राई नाइट्रो होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर खोलता हुआ पानी भी उड़ेल दिया किसी ने तो भैया आसानी से क्लोरीन को बहा के ले जाएगा और OH आसानी से आ जाएगा और एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट पिक्रिक एसिड बनेगा। ओके, तो प्लीज इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए और हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे और आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, जितना ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट होगा एरिल बेंजीन पे, एरिल हैलाइड पे, ठीक है, उतना ही फास्ट हाइड्रोलिसिस उसका होगा। ओके गाइस, प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
ओके, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन में जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि यार कि जो नोट पढ़ा था वो तो फेल हो रहा है, इसमें कुछ और बातें चल रही है। लेकिन अगर कोई ज्यादा सोचेगा तो वो कर देगा, लेकिन जो कर देगा उसका गलत हो जाएगा। क्यों? मैं चाहता हूं जरा सोच के आप इसे ट्राई कीजिए। आई होप कुछ लोगों ने आंसर कर भी दिया होगा, जिसका पक्का गलत होने वाला मैं अभी बता दे रहा हूं। फास्टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस। अच्छा, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आता है, आपको दिमाग में क्या आता है कि भैया जिस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट रिएक्शन देगा। तो आपने अगर सब पे नजर दौड़ाया तो देखा भैया सब पे NO2 लगे हुए हैं सेम पोजीशन पे। बदल क्या रहा है यहाँ पे? बदल रहा है हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अच्छा, जब विड्रॉइंग ग्रुप सेम है, सब बदल रहा है हेलोजन, तो फिर जितने लोगों ने SN1 SN2 पढ़ लिया उनके दिमाग में एक और बात आई, क्या? लीविंग एबिलिटी। लीविंग एबिलिटी आई, और आना भी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है तो वो सारी बातें दिमाग में चलती हैं। तो लीविंग एबिलिटी पे जिसने बोला कि सर लीविंग एबिलिटी आयोडाइड आयन की बेटर है, तो आंसर ये हो गया। यही हो गया। कितने लोगों का ये हो गया? सबका यही हो गया। लेकिन भैया ये गलत है, इसका आंसर ये ना हो के इसका आंसर पहला वाला होगा। एकदम अपोजिट आया, जो आप लोग सोच रहे थे उसके बिल्कुल अपोजिट आया। तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिविंग एबिलिटी ठीक है, लेकिन यहाँ लिविंग एबिलिटी एक्सपेक्टेड से कुछ अलग आता है। फ्लोराइड आयन के केस में सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इजीएस्ट होता है एज कंपेयर टू आयोडाइड, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ये रहस्य क्या है, इसकी मैकेनिज्म पे बात करेंगे, इसे नोट कीजिए। फिर इसके कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। फाइनली तब समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली स्टोरी है। फाइन, ओके। इससे पहले हम लोग पुराने क्वेश्चन की मैकेनिज्म को डिस्कस करें। कुछ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, इन्हें केयरफुली रीड करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ड्राइविंग होते हैं उस रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने में, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फाइन, तो चलिए देखिए क्या लिखा गया है। नोट में मेंशन किया गया है, फॉर ए टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आसानी से नहीं होता, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, टेक प्लेस। सबसे पहली बात यहाँ पे जो बोली गई है उसे समझिए। सबसे पहली बात बोली गई, न्यूक्लियोफाइल एटम शुड बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। बोला गया है कि जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग जिसके बारे में सोच रहे हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है एक्चुअली में, अगर वो चाहते हो सुटेबल हो जाए, मतलब अगर किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करके, जैसे हम लोग बात कर रहे थे विड्रॉइंग इफेक्ट ग्रुप इंट्रोड्यूस करके, अगर आप चाहते हो ये रिएक्शन फास्ट हो जाए, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए और सल्फर होना चाहिए। फाइन, ये तो पहली बात रही। दूसरी बात क्या बोला है, लिविंग ग्रुप शुड बी हैलाइड। ठीक है, अब लिविंग ग्रुप यहाँ पे हैलाइड होना चाहिए और कोई दूसरा लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए कि OH है तो उसे SH ने सब्स्टिट्यूट कर दिया या CH3 को ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ध्यान दीजिए, जो हैलाइड्स है यानी यहाँ पे जो X होना चाहिए वही आपका क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ओके, एट द एंड क्या बोला गया है, देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसके बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। पिछले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इसी के बारे में बात कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, ये पॉइंट जो था ऑलरेडी हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये भी दो पॉइंट था, ये भी हम लोगों ने सीख लिया, जान लिया। रिएक्टिविटी के रेट पे फर्क पड़ता है, फिलहाल इतनी डेप्थ की बातें नहीं होंगी। फाइन, तो प्लीज इसे आप नोट कीजिए और उसकी मीनिंग को समझिए। उसके बाद हम लोग अभी जो हेलो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो बेंजीन के जो 4 डेरिवेटिव्स लिखे थे हमने और बोला था भैया फ्लोरो नाइट्रो बेंजीन जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पैरा नाइट्रो हेलो बेंजीन के रिस्पेक्ट में हम मैकेनिज्म को शुरू करते हैं। क्या होता है एक्चुअली मैकेनिज्म, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंट हैलोजन के लिए सारी बातें हो रही हैं, तो मैं अगर कोई एक जनरल हैलोजन ले लूं और उसके साथ हम NO2 ले लूं, ठीक है, NO2 को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब ये अपना क्या है, अपना कोई हैलोजन है, ठीक है,
क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइन। अब क्या हो रहा है, ठीक है, हो एक्चुअली कुछ ये रहा है कि एक्वस NaOH जो है, एक न्यूक्लियोफाइल जो OH माइनस है, वही इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहता। अच्छा, सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक्चुअली होगा क्या, कुछ इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कुछ ऐसे शिफ्ट होगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, और इसी प्लस को ये अप्रोच करेगा। ये भैया रिएक्शन जो होता है वो आरडीएस होता, स्लो स्टेप होता, एक्चुअली होना ही नहीं चाहता, जबरदस्ती की हो रहा है। ऐसा क्यों, आप खुद सोचिए, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और उस साइट पे ये अटैक कर रहा है बेंजीन के, जहां पे ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ जिसके पास खुद के 3-3 लोन पेयर है। सिमिलर चार्ज डेंसिटी की वजह से होगा रिपल्सन, और उससे बड़ी बात, बेंजीन किसी न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर पसंद नहीं करता क्योंकि खुद वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये बहुत ही दयनीय अवस्था में आज स्टेप होगी। अच्छा, अगर ये हो गया, अगर ये स्टेप हो गया तो जरा देखिए कैसे रहा ये होने के बाद। यहां पे अगर मैं बोलूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहां पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, ये कुछ यहां पे। अच्छा, ये होने के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है, ये रिएक्शन होने के लिए कुछ हद तक, क्या काफी हद तक जिम्मेदार है NO2। क्यों भैया, NO2 ना होता तो ये पाई बॉन्ड इधर क्यों शिफ्ट होता, ये पाई बॉन्ड इधर क्यों शिफ्ट होता। यहाँ पे NO2 का स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग इफेक्ट होने की वजह से सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन NO2 की तरफ बढ़ रहे हैं, NO2 की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वजह से ये पाई बॉन्ड इजिली यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये रिएक्शन, अब फाइनली होता क्या है, ये पाई बॉन्ड, ये जो निगेटिव चार्ज है, ये फाइनली करता क्या है, रेजोनेंस करता, कुछ इस लेवल पे रेजोनेंस करता है। जरा देखिएगा, अब मैं कुछ 2 स्टेप का रेजोनेंस डायरेक्ट दिखा रहा हूं। ये पाई बॉन्ड यहाँ, निगेटिव चार्ज यहाँ, मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ और ये पाई बॉन्ड यहाँ। तो फाइनली अगर कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डायरेक्ट ड्रा करके बताऊं तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। नाइट्रोजन के साथ यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पे O, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, और सिचुएशन जो है OH की ऐसे ही, ठीक है। तो कुछ ऐसा बना, लेकिन भैया ये तो बनना नहीं चाहेगा। क्यों, क्योंकि वो चाहता कि ये रिंग जो था फिर से एरोमेटिक हो जाए। तो यानी निगेटिव चार्ज जो यहाँ से कार्बन से उठ के ऑक्सीजन पे चला आया, ये तो ठीक है, खुशी खुशी चला आया, लेकिन ये क्या करेगा, फिर से इसे वापस जाना पड़ेगा और इस निगेटिव चार्ज को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इस वजह से जरा देखिएगा, अब जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ गया, डबल बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ, और ये निगेटिव चार्ज, अब निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा नए वाले स्ट्रक्चर में। निगेटिव चार्ज जरा देखिए कहाँ आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं हाइड्रोजन को इधर, OH को इधर कर दूं तो बुरा नहीं मानेंगे आप? बोलोगे सर इसमें क्या बुरा मानने की बात है, ये तो फ्री है, किधर भी किसी भी प्लेन में हो सकता। यहाँ पे क्या आया, निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ, और NO2 अपने एक्चुअल शेप में आ गया जैसे वो था, आ गया। अब अगला ही स्टेप में ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी, अगले ही रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा अगला ही स्टेप। और ये स्टेप जो होने वाला वो भैया ये फास्ट स्टेप होने वाला, ठीक है। अब एक बात बताइए, यही स्टेप समझ आएगा कि वाई फ्लोरो कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग फास्टेस्ट रिएक्शन विद टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा देखिए, इस कार्बन फोकस किए जिसपे OH भी लगा है और हेलोजन भी लगा। क्या, इस कार्बन को देखिए जिसपे हेलोजन भी लगा और OH लगा है। इस कार्बन पे हेलोजन के खुद के विथड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से डेल्टा प्लस होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। ऑक्सीजन के खुद के विथड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से डेल्टा प्लस और ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा भैया। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे तो इस कार्बन पे डेल्टा प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील होगा। अब एक्चुअली होगा क्या, जैसे ये कार्बन डेल्टा प्लस जितना ज्यादा फील करेगा, इस लोन पेयर निगेटिव चार्ज को उतनी ज्यादा परेशानी होगी। क्यों, क्योंकि कहेगा यार मेरे पास एक अनशेयर्ड लोन पेयर है और तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम्हें इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हो सकती है। जितना जितना इसकी परेशानी बढ़ेगी, ये लोन पेयर उतना उसके पास आएगा और कहेगा तुम दोनों में से किसी एक को भागना पड़ेगा। यहां से हाइड्रोजन लीव कर जाएगा। अब यहां से जब हाइड्रोजन लीव कर जाएगा तो यहां पूरा प्लस आ जाएगा और ये प्लस माइनस मिलकर एक नया डबल बॉन्ड बनाएंगे। जरा देखिएगा स्ट्रक्चर आपका ओरिजिनल क्या आया।
ओरिजिनल स्ट्रक्चर आपका ये आ गया, यहां पे OH बचेगा केवल, और यहां पे NO2। यही तो आपका है क्या, पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल यही है भैया। और क्या लीव कर गया यहाँ पे, X माइनस लीव कर गया, ठीक है, X माइनस लीव कर गया, और यहाँ पे Na था तो उसी के साथ NaX बना लेगा। ये आपका क्या है, लीविंग ग्रुप है, ये आपका लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्टोरी रही इसके पीछे। अब अगर आप बताइए कि NO2 ना होता तो रिएक्शन ये क्यों इस तरह हो पाता, नहीं, क्यों, क्योंकि अब ये पाई बॉन्ड किधर भी डिलोकलाइज नहीं करना चाहेगा, पाई बॉन्ड किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहेगा। अगर होगा तो इसके लोन पेयर को लेके जाएगा, होगा तो इसके लोन पेयर को लेके जाएगा। अगर इसका लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ मूव किया तो वही कारण आ जाएगा, क्या, पार्शियल सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर्ड बिटवीन हैलोजन एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो भैया NO2 का रोल आई होप आपकी बात समझ में आया होगा। अच्छा, अगर NO2 विड्रॉइंग है, अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप आ जाता, तो इसके जो पार्शियल डबल बॉन्ड होने की टेंडेंसी थी और बढ़ा देता। तो इसी वजह से बोला गया कि हियर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग नेचर का होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये तो खैर मैकेनिज्म थी, एक जनरल मैकेनिज्म थी। अब एक बात बताइए, डिफरेंट हैलोजन के लिए कौन सी रिएक्शन ये सबसे फास्ट होगी, कौन सी किसकी रिएक्शन फास्ट होगी, लिविंग ग्रुप किसका अच्छा होगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ फ्लोरीन, अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, और ये क्या हो, आयोडीन हो, किस केस में ये रिएक्शन फास्ट होगा, यहाँ पे फ्लोरीन हो हैलोजन या आयोडीन हो। तो आप देख रहे हो यहाँ लिविंग एबिलिटी किस बेसिस पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे इस बेसिस पे चेक किया जा रहा है कि इस X के होने से जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे डेवलप होगा, इस X के होने से जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस X पे डेवलप होगा, उतना तेजी से ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अरे यही बढ़ेगा ना, उतना तेजी से आगे बढ़ेगा, और OH तो हर केस में वही रहेगा। अब बताइए फ्लोरीन यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा जनरेट करेगा या आयोडीन, ऑब्वियसली फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा है तो फ्लोरीन ज्यादा डेल्टा प्लस जनरेट करेगा। आपको जवाब मिल गया, फ्लोरीन के केस में भैया रिएक्शन फास्ट होगा, आयोडीन के केस में ये स्लो होगा। फाइन, तो ये इसके पीछे का लॉजिक रहा है। अनएक्सपेक्टेबली इसका लिविंग एबिलिटी जो है वो उल्टा आएगा। एक बात ध्यान रखना, जो हम एक्सपेक्ट करते थे उसमें ही फ्लोरीन के केस में ये फास्टेस्ट होगा, जबकि आयोडीन के केस में ये स्लोवेस्ट होगा। कारण बहुत ही स्पष्ट यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो आई होप कि पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपको समझ में आ गया कि फ्लोरीन के केस में जब होगा तो ये रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तो प्लीज इसे केयरफुली नोट कीजिए, इसको समझिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएरियंस में सबसे पहला हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अब केमिकल रिएक्शन थर्ड पे वापस आते हैं, उलमैन रिएक्शन। क्या? उलमैन रिएक्शन। ठीक है, नाम पे बच जाइए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। जब जब मैंने बोला भैया कि जब जब कोई नाम आएगा तब तक वो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, उलमैन रिएक्शन के बारे में आपको उसकी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। उलमैन रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है या फिर कोई बड़ी मैकेनिज्म नहीं है जैसा कि हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म में पढ़ा था। होता एक्चुअली क्या है, इसमें एल्किल आयोडाइड, क्या, एरिल आयोडाइड लेते हैं, कॉपर के साथ हीट कर देते हैं। एरिल आयोडाइड लेते हैं, कॉपर के साथ हीट कर देते हैं तो बाइफेनिल बनता है। ठीक है, CuI2 क्या बनता है, बाइफेनिल। सिंपल सी रिएक्शन है, यानी बाइफेन, यही एग्जैक्टली। अब इसमें कुछ मैं बता नहीं सकता कैसे हो रहा है या क्या मैकेनिज्म है। फाइन, मेटल के साथ रिएक्शन है, सिंपली ये समझिए, कॉपर के साथ 2 मोल हम लोग एरिल आयोडाइड को लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, CuI2 को हटा देंगे,
CuI2 को और सिंपली दोनों बेंजीन रिंग को एक बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। डाइफेनिल या बाइफेनिल दोनों पढ़ सकते हैं इसे। बाइफेनिल, ओके। तो आई होप कि आप उलमैन रिएक्शन से परिचित रहेंगे आज के बाद की एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन सिंपली कॉपर के साथ हीट कर देंगे, सॉरी एरिल आयोडाइड, ठीक है, बार बार पता नहीं क्यों एल्किल आयोडाइड दिमाग में चल रहा। एरिल आयोडाइड को कॉपर के साथ हीट कर देंगे तो बाइफेनिल आपको कंपाउंड मिलेगा, ओके। तो कुछ इस तरीके से आप प्रोसेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और नेम रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ओके। फिर अगली रिएक्शंस के बारे में बात करें। फोर्थ रिएक्शन वुड्स फिटिग रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, साउंड एक जैसा होता है सब, लेकिन ये अलग रिएक्शन है। फिर से जब जब यार कोई नाम आएगा ध्यान रखिए, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन नहीं भैया, वुड्स फिटिग रिएक्शन, दोनों अलग अलग कहानी है, दोनों अलग अलग रिएक्शन है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, टॉलुइन में हम लोगों ने पढ़ा था, टॉलुइन की प्रिपरेशन में इसका यूज हम लोगों ने किया था, यानी एग्जैक्टली हाइड्रोकार्बन में भी इसका थोड़ा सा जिक्र हम लोगों ने किया था। होता क्या एक्चुअली इसको समझें अगर, तो ये एरिल हैलाइड लेते हैं, उसके साथ कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं और सोडियम इन ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और क्या बन जाता है, एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन बनता है। ध्यान बस इतना देना है कि एरिल हैलाइड लेते हैं एंड एल्किल हैलाइड लेते हैं। केवल अगर एल्किल हैलाइड ले लेंगे तो वो सिंपल वुड्स रिएक्शन होगा, केवल एरिल हैलाइड लेंगे तो इसके बाद अभी पढ़ेंगे वो केवल फिटिंग रिएक्शन होगा, लेकिन अगर दोनों साथ में लेंगे तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगा, ठीक है। तो भैया नाम के साथ इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इसमें बोलना चाहूं तो इसे मैं बोलूं कि भैया ब्रोमोबेंजीन मैंने ले लिया, क्या ब्रोमोबेंजीन ले लिया, इसके साथ मैंने बोल दिया मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। जरा देखिए क्या हो गया भैया, टॉलुइन आपका बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन जिसे आप पढ़े हैं टॉलुइन पढ़े, प्लस NaBr क्या बन जाए, मिथाइल बेंजीन। इसे तो आप टॉलुइन पढ़ते हो, ठीक है। बस आपको हैलाइड्स और एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड सेलेक्टिवली जैसे आप लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड ले लिया, क्योंकि R तो बदल सकता है ना यार, इस केस में जरा ध्यान से देख के बताइए क्या बना, वही R लग जाएगा। बस आपको ध्यान से R के बारे में सोचना है। देखिए R में आइसोप्रोपिल है ना, आइसोप्रोपिल बन जाएगा। इसका क्या नाम होगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन भैया इसका एक और नाम होता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, क्या, क्यूमीन। भैया इसको भूल नहीं सकते, भूल के भी भूल नहीं कर सकते क्यूमीन के बारे में, आइसोप्रोपिल बेंजीन क्यूमीन, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जब इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट अबाउट वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। वुड्स फिटिग रिएक्शन, एल्किल हैलाइड मिक्स्ड विथ एरिल हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर, फाइन, सोडियम इन ड्राई ईथर, ओके। प्लीज नोट डाउन, फिर कुछ अगली रिएक्शंस के बारे में सोचते हैं, ओके। तो इससे पहले क्या था, वुड्स फिटिग रिएक्शन, अब क्या है, फिटिग रिएक्शन। ध्यान रखना, इसे लोग कुछ फिटिंग रिएक्शन भी पढ़ देते हैं, ING, ऐसा नहीं, फिटिग है, ओके। लेकिन हम सब नहीं पढ़ेंगे भैया, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही इसका नाम महत्व है। अगर मेडिकल स्टूडेंट है भैया एकदम रट लीजिए, आपके एग्जाम में ज्यादा जज्बाती प्रश्न पूछ लेते हैं। इंजीनियरिंग वाले ठीक है, केयरफुली इसे लर्न कर लीजिए, ठीक है। लेकिन दोनों एग्जाम में
जेई मेंस में एकदम अंधाधुंध पूछ लिया जाएगा, नीट वाले कभी भी खिलवाड़ कर सकते हैं, पीछे भी कर चुके हैं, तो आप केयरफुल रहेंगे। फाइन, अब रहस्य समझते हैं। फेटिग रिएक्शन में होता यह है कि इसमें क्या लेते हैं, एरिल हैलाइड। क्या लेते हैं, कोई एरिल हैलाइड लेते हैं, एरिल हैलाइड लेते हैं, इसको सोडियम के साथ, ध्यान रखना एरिल हैलाइड को सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन करा देते हैं। क्या बन जाता है, याद तो आ गया होगा, बाइफेनिल बनता है। क्या बनता है, बाइफेनिल प्लस NaX, बाइफेनिल। ठीक है, तो ध्यान रखिए बाइफेनिल बनने के हम लोगों ने दो तरीके देख लिए हैं। कौन कौन से भैया, एक उल्मैन की तरीका हम लोगों के पास है बाइफेनिल बनाने का, ठीक है, और एक हमारे पास अब क्या आ गया, जस्ट फिटिग रिएक्शन आ गया। ठीक है, तो दोनों मेथड को आप प्रॉपर ध्यान रखिए। यार ये सारी हरकतें यहाँ पे उड्स रिएक्शन जैसी हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, उड्स रिएक्शन में भी हम लोग कुछ इस तरह से ही करते थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी जैसा ही काम होगा, बाइफेनिल प्रिपेयर बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस को यार ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, नाम के साथ पूछ लिया जाएगा बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। नाम के साथ इसकी इंपॉर्टेंस है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखना, बाइफेनिल या फिर डाइफेनिल दोनों पढ़ सकते हो। प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जरा पढ़िए इसे और अपना पूरा दिमाग इसमें लगा के आंसर कीजिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। जरा सी भी लापरवाही से क्वेश्चन कैसे गलत हो जाता है यहीं पे आपको नजर आएगा। मैं चाहता हूं बहुत ही केयरफुली आप इसे रीड करें, उसके बाद सही आंसर करें। देखते कितने लोगों ने बहुत सही पढ़ लिया, एकदम ढंग से पढ़ लिया। आई होप ट्राई कर लिया होगा। कौन सा ऑप्शन आया भैया, लिख के जरूर बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, कौन सा आंसर किसका आया। हो गया, चलिए पढ़ते। क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज उड्स फिटिग रिएक्शन। उड्स फिटिग रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है। अब ये नाम के साथ जब तक आपकी इसकी क्लियरिटी बहुत स्पष्ट नहीं होगी तब तक आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अब उड्स फिटिग रिएक्शन, अब मैं थोड़ा सा इसमें लॉजिकली आपके माइंड में सेट करने का प्रयास करता हूं। इसमें दो नाम है, उड्स प्लस फिटिग। उड्स रिएक्शन क्या होता था, किसी एल्किल हैलाइड का सोडियम इन ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या होता था, एरिल हैलाइड के साथ सोडियम इन ड्राई रिएक्शन। अच्छा, दोनों आ गया, उड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। तो उड्स रिएक्शन फिटिग रिएक्शन अगर दोनों आया है तो एरिल हैलाइड भी होगा, एल्किल हैलाइड भी होगा। रिएक्शन किसके साथ, सोडियम इन ड्राई ईथर, बस एक एरिल हैलाइड एक एल्किल हैलाइड, रिएक्शन विद सोडियम इन ड्राई ईथर। चलिए वापस ऑप्शन के पास आते हैं। क्या पहला वाला आंसर हो जाएगा, बहुतों ने पहला वाला ऑप्शन सोचा होगा। भैया ये क्या एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड नहीं है। इतन अगर यही पहचानने नहीं आ रहा तो बेकार है। भैया एरिल हैलाइड का मतलब हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन रिंग से, नहीं, ये तो बेंजाइल हैलाइड है। तो ये सिंपली उड्स रिएक्शन है। क्या सिंपली उड्स रिएक्शन है, ये उड्स फिटिग रिएक्शन नहीं है। समझ रहे हैं आप। तो ये तो ऑप्शन अपना होने से नहीं रहा। बहुत लोगों के अरमानों पे तो पानी फिर गया होगा कि सर हमने तो यही करके बैठ दे दिया था, हमने तो यही कर लिया था। क्या ये है, क्या ये है, इसमें केवल एरिल हैलाइड है। तो ये उड्स फिटिंग नहीं है, केवल केवल क्या है, फिटिग है। तो ये भी नहीं है। ये कॉपर के साथ तो नहीं, उड्स है तो इतनी बेईमानी तो हमें आती है कि सोडियम इन ड्राई ईथर होना चाहिए, कॉपर नहीं, ये तो उल्मैन रिएक्शन है, ये भी नहीं। अब अगर एलिमिनेशन इतने शिद्दत से हम लोगों ने कर लिया है, चारों ऑप्शन में तीन नहीं होंगे, तो भैया चौथा तो आप अपने आप होने वाला है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भैया ब्रोमोबेंजीन है, इथाइल ब्रोमाइड है, आपके पास इथाइल बेंजीन, सही ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा नाम के साथ। ठीक है, तो अभी तक जितने नाम पढ़े आपने, उल्मैन्स पढ़ लिया, ठीक है,
फिटिक रिएक्शन पढ़ लिया, उड्स फिटिक रिएक्शन पढ़ लिया। ये सारे नाम जो है एक साथ आप ध्यान रखेंगे, उसकी स्पेशलिटी ध्यान रखेंगे। ओके, प्लीज इसे नोट कीजिए। फिर कुछ और रिएक्शंस के बारे में आगे बात करते हैं। ओके, अगली रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, अगली केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ DDT भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी बार इंपॉर्टेंट मैं बोलूं उतनी बार ही एक कम है। ठीक है, शायद आई काफी लोगों ने आपने इस नाम से परिचित होंगे कि कौन से नाम से, DDT से। ठीक है, परिचित होंगे। उसी की प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही अलग अलग तरीके से, अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ही लें कि DDT बनता कैसे है, फिर उसके बारे में और बातें करेंगे। बोला गया व्हेन क्लोरल, सबसे पहले ध्यान रखिए क्या क्लोरल, रिएक्टिंग स्पीशीज भी भैया पूछ लिया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। व्हेन क्लोरल आर ट्रीटेड विथ टू इक्विवेलेंट, ये भी बात ध्यान रखना है, टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन। किससे? क्लोरोबेंजीन। यानी भैया क्लोरल की रिएक्शन होती है क्लोरोबेंजीन से, देन DDT इज ऑब्टेन्ड। फाइन, क्लोरल और क्लोरोबेंजीन 1:2 के मोलर रेशियो में रिएक्ट करते हैं तो DDT बनता है। तो जनरल रिएक्शन लिख ले। क्लोरल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था भैया, जब हेलो फॉर्म पढ़ा रहा था कि क्लोरल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो CCl3CHO, यही है क्लोरल। CCl3CHO, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? क्लोरोबेंजीन से। 1:2 के मोलर रेशियो में। ठीक है, 1:2 के मोलर रेशियो में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1:2 के मोलर रेशियो में रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो वाटर एलिमिनेट होता है, फॉर्मेशन होता है DDT। ठीक है, सबसे पहले ये जनरल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। फाइन, तो ये बात तो ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कैसे ये बना होगा। क्लोरल को अगर मैं थोड़ा सा आराम से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, एक कार्बन 3 Cl, और दूसरा अगर मैं बोलूं क्या मैं CHO को ऐसे लिख सकता हूं? अगर इसको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है किसी को तो डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखे। क्लोरल ऐसे हो सकता है, क्लोरल। ठीक है, क्लोरोबेंजीन के 2 मोल को लिखना है। ठीक है, 2 मोल को लिखना है तो ध्यान दीजिएगा कि मैं थोड़ा सा क्लोरोबेंजीन को सजा के लिख रहा हूं, कुछ यहां से क्लोरोबेंजीन एक ऊपर लिख दिया, क्लोरोबेंजीन एक नीचे लिख दिया, 2 मोल क्लोरोबेंजीन ले लिया। इसकी रिएक्शन किससे कराने वाले हैं? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करने वाले। डिहाइड्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि डिहाइड्रेशन जैसा यहाँ माहौल बन रहा है, और यहाँ पे यार बिल्कुल मैकेनिज्म पे आप कोई फोकस नहीं करोगे कैसे हुआ होगा, ना ही कहीं मैकेनिज्म पूछा जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से वाटर एलिमिनेट कर दोगे। क्या? 2H यहाँ से और क्लोरल का ऑक्सीजन, वाटर यहाँ से निकाल दोगे। ठीक है, वाटर निकाल दोगे और जो कुछ बचा है एज इट इज वहीं पे ऐड कर दोगे। जरा देखिए क्या बचा है, यहाँ पे क्या Cl, यहाँ पे क्या Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे CH, इस कार्बन के पास एक H है ना, और इसके साथ क्या लगेगा भैया? 2 क्लोरोबेंजीन लग जाएंगे, एक कुछ यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यही जो खूबसूरत स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यही आपका क्या है? DDT। DDT सुन लिया। अब इसका पूरा नाम अगर लिखना चाहें तो इसका पूरा नाम क्या होगा? डाइक्लोरो। ध्यान देखना, डाइक्लोरो हो गया। डाइफेनिल, 2 है, डाइक्लोरो डाइफेनिल, इतना हो गया, 2 आ गया, D आ गया, D फॉर डाइक्लोरो एंड D फॉर डाइफेनिल। अब T आएगा ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एथेन, 2 कार्बन है ना, एथेन। तो ये इसका पूरा नाम हो गया DDT का। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिखते हैं क्या? P डैश, ध्यान देना,
P कामा P डैश, मतलब P फॉर पैरा, पैरा पैरा डैश। ये जो डाई क्लोरो बोला गया शुरू में, ये किस पोजीशन पे है, इसी ने बोला P P, पैरा पैरा डैश, यही पैरा पैरा एक दूसरे से पैरा ना, डाई क्लोरो डाई क्लोरो, बाकी सब ऐसे ही, डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, ये इसके दो नाम होंगे। अब इसके आईयूपीएसी नाम की बारी आ गई, ये तो इसके कॉमन नेम हो गए। इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखें? आईयूपीएसी नाम पैरेंट चेन कौन सेलेक्ट करें? ठीक है, अब एक बात देखिए, पैरेंट चेन हमें फेनिल को छोड़ नहीं सकते, एक को पैरेंट, तो होना कि क्या है, पैरेंट चेन इस तरह सेलेक्ट होते हैं 1 2 इस तरह से, ठीक है 1 और 2। जरा देखिए इसमें क्या लिखना होता, अच्छा 1 पे क्या लगा हुआ है, 3 क्लोरीन, तो जरा लिखिए क्या इसका आईयूपीएसी नाम, 1 कामा 1 ट्राई क्लोरो, 1 कामा 1 ट्राई क्लोरो, फिर क्या 2 कामा 2 व्हाट 20। देखिए दो कॉम्प्लेक्स साइड चेन यहां पे है, एक ये और एक ये, दोनों रिपीट कर रहे हैं ना, तो 2 कामा 2 20, याद कीजिए भैया आईयूपीएसी 20, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे 1 2 3 4 क्लोरोफेनिल, 4 क्लोरोफेनिल, बस ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में 2 कार्बन है तो एथेन, ठीक है इस तरीके से। तो ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर वाले 2 लिखे गए हैं ये इसके कॉमन नेम है, ये आपका क्या लिखा है, आईयूपीएसी नेम लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कॉमन नेम के साथ बहुत बार पूछा जा चुका है कि द करेक्ट कॉमन नेम ऑफ डीडीटी, ऐसे पूछ लिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ डीडीटी, इतना ही लिखा होगा, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ डीडीटी, क्योंकि डीडीटी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो स्ट्रक्चर वो दें या ना दें उनकी मर्जी, दे देंगे तो शायद आप कुछ कर पाओ अगर आईयूपीएसी आती होगी, नहीं दिया तो जो शायद की संभावना थी वो भी खत्म हो जाती अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो, ठीक है। स्ट्रक्चर दे दिया तो मोर देन हो सकता 50% बच्चे कर दें, लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया तो भैया उन्हीं को आएगा जिसको उसकी स्ट्रक्चर पता होगा, ठीक है। तो प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। ओके, तो डीडीटी की रेफरेंस से पहले एक पॉइंट लिखा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली यार डीडीटी जो है, पहले पढ़ लीजिए फिर इसके बारे में बात करते हैं। बोला गया डीडीटी इज एन इंसेक्टिसाइड, ध्यान दीजिएगा, कीटनाशक होता है ये इंसेक्टिसाइड, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, भैया ये डिकम्पोज नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल, काज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स, भैया ये डिकम्पोज नहीं होता, समझ रहे हैं आप, तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है, इसीलिए यूएस वगैरह ने इसे बैन कर रखा है। फाइन, यूएस वगैरह में ये अब बिकता नहीं, पहले बिकता था, अब इसे बैन कर रखा है। हमारे कंट्री में अभी भी एक थोड़ा सा है, लेकिन बैन है, आजकल टाइम में इसे नहीं मिलता, बहुत ही चीप होता है, बहुत सस्ता होता है, इसीलिए आसानी से इसे मिल जाता है मार्केट में। फाइन, तो ये ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टी जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और इंसेक्टिसाइड होता है, क्योंकि कभी कभी डीडीटी की रेफरेंस में पूछ लिया जाता है कि कौन सी बातें सही है डीडीटी के, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग टू डीडीटी, डीडीटी के बारे में कौन कौन सी बातें सही है या फिर कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो ऐसे करके 4-5 ऑप्शन लिख दिए जाएंगे कि इंसेक्टिसाइड है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हार्मफुल है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अपने हिसाब से उसमें करेक्ट ऑप्शन आपको पढ़ के निकाल लेना है। ये तो बात रही उसके रेफरेंस में, उसकी प्रॉपर्टीज की। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन हमने लिखा है आपके सामने, पूछा गया इसमें प्रिपरेशन के रेफरेंस में अगर क्वेश्चन पूछा गया, द कंपाउंड डीडीटी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरल, होगा यहाँ पे बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरल, बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरल विथ, भैया बोला गया कि डीडीटी हम बना सकते हैं क्लोरल की रिएक्शन किसके साथ करके,
पहला ऑप्शन क्लोरोफॉर्म, दूसरा ऑप्शन फिनॉल, तीसरा ऑप्शन क्लोरोबेंजीन, चौथा ऑप्शन एनिलीन। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भैया आप तो जानते हैं डीडीटी बनाने की मेथड, अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म क्लोरल ले लें और क्लोरल की किसके साथ इंटरेक्शन करा दें तो वह आपको पता चल गया कि भैया क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से करा दीजिए, फिर आपको क्या मिल जाएगा, डीडीटी मिल जाएगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के रेफरेंस में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके गाइस, तो अच्छा कभी कभी इसी में क्या पूछ लिया जाएगा, DDT कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, पहला ऑप्शन क्लोरोफॉर्म विथ क्लोरल, दूसरा ऑप्शन क्लोरल विथ क्लोरोबेंजीन, तीसरा ऑप्शन क्लोरोफॉर्म विथ फिनॉल, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्लोरोफॉर्म विथ एनिलीन। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा कि किसके किसके मिक्सचर से DDT बनता है। तो फाइनली बातें वही हैं कि आपने DDT की प्रिपरेशन देख ली, उसकी रिएक्शन देख ली, तो उसके रिएक्टिंग स्पीसीज को देख लिया, बस उसी के रेफरेंस में बातें इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। अगर आपको पता है तो आसानी से करते हुए आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और आगे बात करते हैं। 7th नंबर रिएक्शन के बाद बात करते हैं क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब तो यार आई होप आप लोग अवेयर हो गए होंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, क्योंकि रिएक्शन विथ मेटल में हमने पढ़ रखा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोगों ने एल्किल हैलाइड में रिएक्शन पढ़ा था। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, कोई एरिल हैलाइड ले लें, इसके साथ कौन सा मेटल भैया, स्पेसिफिक मेटल, क्या, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहां पे MgX। ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हैलाइड। ठीक है, मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, सिंपली इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, RMgX। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग बात करते हैं। सिंपली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें प्रिपेयर हो जाता है, और हमने आपको बताया था कि भैया अप्रोप्रिएट क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फाइन, तो इस तरह से फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगर हम लोग ब्रोमोबेंजीन ले लें, फिर इस तरह से। फाइन, तो सिंपली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग प्रिपेयर थे, RMgX बनाते थे, वैसे PHMgX बनाएंगे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। फाइन, तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, इसे नोट कीजिए। फिर अगली रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन्स। ओके गाइस, 8th रिएक्शन की बात करते हैं, आखिरी रिएक्शन की बात करते हैं। सम टाइम इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कुछ समय ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फाइन, तो इसको भी ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है जो यूजुअली हम लोग अभी तक कभी पढ़ते नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिएक्शन का नाम क्या है, जरा इसे समझ में पढ़ते हैं, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म। नाम ही कॉम्प्लिकेटेड है भैया, एलिमिनेशन भी होगा, एडिशन भी होगा, और इंटरमीडिएट क्या बनेगा, बेंजाइन। बेंजीन अब तक पढ़ते आए हैं, ये बेंजाइन क्या है उसको भी समझते हैं। जैसे सिंपली अगर कोई क्लोरोबेंजीन ले लिया है, ठीक है, अब यहाँ NaNH2 KNH2 इन लिक्विड अमोनिया दे दिया गया, ये ठीक है, सोडामाइड ले लिया गया है लिक्विड अमोनिया, तो डायरेक्टली एनिलीन बन गया। अगर आप देखें तो कोई टेम्परेचर, कोई प्रेशर नहीं लिया गया यहाँ पे, और सिंपली Cl को हटा के NH2 लगा दिया गया। तो भैया ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू पॉसिबल तो है नहीं कि ये न्यूक्लियोफाइल NH2 माइनस आया, कहेगा बेटा तुम Cl निकल जाओ, हम मैं तुम्हारी जगह पे सब्स्टिट्यूट होना चाह रहा हूँ। तो ध्यान रखना, ये सब्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं हुआ है, ये कौन सी मैकेनिज्म हुआ है, एलिमिनेशन एडिशन थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या बोल रहा है, जरा पढ़ते हैं। द अबव रिएक्शन कंप्लीट बाय टू स्टेप मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन एंड एडिशन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट व्हाट, बेंजाइन। ठीक है, यानी बोला गया कि जो दो ऊपर आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया है, ये एक्चुअली 2 स्टेप में होता है। ठीक है, जिसमें एलिमिनेशन और एडिशन होता है, जिसमें
अनस्टेबल इंटरमीडिएट बेंजाइन फॉर्मेशन होता है। ओके गाइज, तो प्लीज आप इतनी बातें को नोट कर लीजिए, फिर इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, बेंजाइन को डिस्कस करते हैं, और एडिशन एलिमिनेशन कैसे होता है बेंजाइन पे उसके बारे में बात करते हैं। फाइन, प्लीज नोट डाउन। ओके, तो मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि मैकेनिज्म जैसे कि शुरुआत अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि भैया 2 स्टेप में मैकेनिज्म होगा, और दोनों एक मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बेंजाइन और एडिशन एलिमिनेशन दोनों बातें होंगी। तो पहला स्टेप मैंने लिखा एलिमिनेशन बाय स्ट्रॉन्ग बेस एमाइड NH2 माइनस आयन। एमाइड को क्या है? NH2 माइनस आयन। ठीक है, अब जरा देखिएगा, पहले स्टेप को जरा समझिएगा। अच्छा, मैं क्लोरोबेंजीन को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बुरा नहीं मानेंगे? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अच्छा, एमाइड क्या था? NH2 माइनस, ठीक है। यहां पे क्या है? बेस है। अच्छा, बेस जो है एलिमिनेशन करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? H की। एक बात जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस कार्बन को A बोल रहा हूं जिससे डायरेक्टली Cl लगा है, इधर B बोल रहा हूं उसके नीचे वाले डबल बॉन्ड पे। ठीक है, अब एक्चुअली है क्या, यहाँ पे एक क्या होगा? H होगा। ठीक है, अब जो ये NH2 माइनस यहाँ पे है बेस, ठीक है, NH2 माइनस जो यहाँ पे है बेस, वो बेस इस H को ग्रैब्स करेगा। इस H को ग्रैब्स करेगा तो क्या बनेगा? जरा देखना है यहाँ क्या बनने वाला है। यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे अमोनिया। फाइनल, अभी भी मैं सिंबॉलिकली जो A और B लिख रहा हूं वो मैंने लिखता रहूंगा। ये बना। अब अगला स्टेप में जरा देखिए क्या होने वाला है। अगले स्टेप में अगर आप देखें तो फाइनली होगा क्या? वही निगेटिव चार्ज जो जनरेट हुआ है, यहाँ पे Cl और बाकी डबल बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और A और B मैंने ऐसे ही बना रहने दिया। अब होगा क्या? इसमें ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा? डिलोकलाइज करेगा और इस Cl को हटा देगा यहाँ पे। अच्छा, जब ये Cl निकलेगा तो जरा देखिएगा क्या बन जाएगा। यहाँ पे Cl निकलेगा तो ये और ये पाई बॉन्ड ऑलरेडी थे। अच्छा, Cl निकला पॉजिटिव और निगेटिव मिलके एक डबल बॉन्ड यहाँ बाहर हो रहा है। भैया यही आपका क्या है? बेंजाइन है। ठीक है, ये क्या है? बेंजाइन, और यहाँ पे Cl माइनस लीव कर गया, यही आपका बेंजाइन है। भैया इसे बोला गया कि ये क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, बस ध्यान रखना ये भी एरोमेटिक होता है। ये बाहर वाला जो ऑर्बिटल है ये बचा रहे, अंदर के पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर लेता है, ये भी एरोमेटिक है लेकिन स्टेबल नहीं है। प्लेनर की वजह से इस पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल को परेशानी हो रही है इसके साथ डिलोकलाइजेशन में, तो ये बेंजाइन जो होता है वो स्टेबल फॉर्मेट में नहीं होता। तो आपका इंटरमीडिएट क्या बन गया? बेंजाइन। ये पहली बात किसमें हुई? स्टेप 1 में। ठीक है, तो स्टेप 2 के बारे में सोचते हैं। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 में क्या हो चुका? स्टेप 1 में क्या हो चुका है? एलिमिनेशन। स्टेप 2 में क्या होने वाला है? एडिशन। एडिशन ऑन ट्रिपल बॉन्ड। एडिशन ऑन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड पे अब एडिशन होगा। अच्छा, एक बात बताइए, ट्रिपल बॉन्ड पे अभी भी मैंने वो सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंटेशन था वो मैं अभी भी लिखते आ रहा हूँ। ये A है, ये B है। इसका रहस्य कुछ है लिखने का, अभी वो क्लियर होगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहां पे जो है मैं 2 प्रोडक्ट बनाऊंगा, 2 प्रोडक्ट बनाऊंगा। जरा देखिएगा, अभी भी ये क्या है? ये ऊपर वाला A है और ये क्या है? B है। अब यहाँ पे जो लिक्विड अमोनिया दिया गया है, लिक्विड अमोनिया क्या करेगा? NH2 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करे? मैं मान रहा हूं एट A पे अटैक करे। अच्छा, A पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, तभी निगेटिव आएगा, और पॉजिटिव आने के लिए ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तभी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये इस पे जुड़ेगा। अच्छा, जब ये इस पे जुड़ेगा जरा देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे NH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। और फाइनली क्योंकि लिक्विड मीडियम है तो यहाँ पे H+ अवेलेबल होगा। फाइनली वहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। और H को मैं दिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ गया? NH2। लेकिन अभी जो मैं A और B लिख रहा था मैं वो लिखता रहूँगा, A और ये B। ठीक है, क्योंकि A पे सब्स्टिट्यूशन हुआ। इसी में अगर मैं बोलूं कि ये NH2 माइनस जो है कहां पे सब्स्टिट्यूट हो, ऐड हो, सॉरी B पे। कहां पे?
बी पोजीशन पे। अच्छा, बी पे अगर ऐड होगा तो पाई बॉन्ड को उल्टा शिफ्ट होना पड़ेगा, ये इधर जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो ये इस पे अटैक करेगा। अच्छा, जब ये इस पे अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, अगला डबल बॉन्ड जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। यहाँ पे आपको अगर आप देखें तो यहाँ पे अब निगेटिव चार्ज आएगा, NH2 यहाँ पे आ जाएगा। अगले स्टेप में मीडियम से H प्लस आएगा और फाइनली जो आपको मिल जाएगा वो आपको NH2 यहाँ पे मिल जाएगा। और अभी भी मैं जो A और B लिख रहा था वो अभी भी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे A और ये B। तो ये हुआ पहले स्टेप में एलिमिनेशन, दूसरे स्टेप में एडिशन। ये दो प्रोडक्ट बने। फिर किसी के दिमाग में आया सर ए और बी आपने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर लिया, अगर ये ए और बी ना लिखे होते आप तो मैं बोलता कि भैया चाहे इधर डबल बॉन्ड पे अटैक हो चाहे इधर अटैक हो सेम प्रोडक्ट आएगा, चाहे जिधर पे NH2 अटैक करे सेम प्रोडक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन सिमेट्रिकल है, बेंजाइन सिमेट्रिकल है, बेंजाइन सिमेट्रिकल है, तो कहीं भी NH2 लग जाए फर्क नहीं पड़ता। फाइनली अपन लोगों को क्या मिलने वाला है? एनिलीन। भैया ए और बी का बहुत ही मतलब सेंसिबल बातें हैं, इस वजह से मैंने इसको लिखा है। जरा देखिएगा, ए पे Cl लगा है। अच्छा, ए पे Cl लगा, सारे मैकेनिज्म पे देखिए तो उस ए पोजीशन पे मैंने NH2 लगाया। अच्छा, अगर ए पे जिस पे Cl था उसी पे NH2 फाइनली ऐड हुआ तो उसे पढ़ते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या? इसे पढ़ते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एक रिएक्शन होता है भैया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और अगर दूसरी पोजीशन पे उसके एडजेसेंट वाले पे अगर लगे NH2 तो उसे पढ़ते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। साइन सब्स्टिट्यूशन, ध्यान दीजिएगा, ये मैकेनिज्म का नाम है। तो जब कभी आपको, अभी हमने यहाँ ए और बी बना दिया, भैया आपके एग्जाम में स्टार बना देगा। क्या? स्टार बना देगा और बोले, और स्टार के साथ उधर खेल जाएगा आपके जज्बात में, इस इधर ही बगल में स्टार बना देगा, Cl की जगह पे NH2 लगा देगा या फिर स्टार वाले कार्बन पे NH2 लगा देगा, तो आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता, बात एक ही है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ बोल दी है कि अगर लीविंग ग्रुप के पोजीशन पे ही आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, क्या? लीविंग ग्रुप के ही पोजीशन पे अगर आपका जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है उसे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर लीविंग ग्रुप के बाजू वाले कार्बन पे ऐड होता है फाइनली, उसे साइन सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। CINE, SINE नहीं, साइन सब्स्टिट्यूशन। यही बात मेरे को समझानी थी इस मैकेनिज्म में। आई होप बातें ढंग से समझ में आ गई होगी कि अब ये ए और बी का सिंबॉलिकली मीनिंग क्या था और मैं ए और बी को लिख के क्यों चल रहा था। फाइन, तो प्लीज इसे मैकेनिज्म को केयरफुली आप नोट कर लीजिए, फिर एक दो और एग्जांपल के साथ इसको खत्म करते हैं। ओके, अगली बात करते हैं। ये फिर से आर्थोब्रोमोटोलुइन दे दिया गया। आर्थोब्रोमोटोलुइन की NaNH2 लिक्विड अमोनिया। हमने आपको बता दिया कि भैया जब भी आपको इस तरह के रिएजेंट का इंट्रैक्शन कराया जाएगा हेलोएरीन से या सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन से, तो कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। फाइन, अब फिर से आप सोच के बताइए, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के लिए अब आपके पास जरा देखिए, एलिमिनेशन करने के लिए Br निकलेगा। भैया इसके पास यहाँ पे H है तो यहाँ से H, यहाँ से Br निकलेगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ मैकेनिज्म, अब आप सोच लेना, यहाँ पे H है क्योंकि यहाँ तो H है ही नहीं ना, तो यहाँ से H एमाइड आयन निकालेगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इस बार सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि मिथाइल है, उसके होने से NH2 के बदलने से स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जैसे देखिएगा मैं डायरेक्ट दो प्रोडक्ट बना रहा हूं, जरा बताइए इसमें अपने हिसाब से पहचान के। एक प्रोडक्ट मैंने क्या बनाया? CH3 और ये NH2, एक प्रोडक्ट मैंने ये बना दिया। फाइन, दूसरा प्रोडक्ट मैंने क्या बना दिया? कुछ इस तरह से, यहां पे CH3 और यहां पे NH2। ये उसी पोजीशन पे Br की जगह पे NH2 आया तो ये क्या आया? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और ये क्या आया? साइन सब्स्टिट्यूशन।
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या साइन सब्स्टिट्यूशन। फाइन। अब मैं चाहता हूं इसमें मेजर और माइनर अपने आप मैकेनिज्म के थ्रू इसे आप डिसाइड करें। फाइन। इसे क्या पढ़ेंगे? आर्थोटॉलुइडीन। इसे क्या पढ़ेंगे? मेटाटॉलुइडीन। इसे पढ़ेंगे आर्थोटॉलुइडीन, इसे मेटाटॉलुइडीन, इस तरीके से। ठीक है, मेजर और माइनर आप देख सकते हैं आसानी से अपने आप बना के। फाइनली अगर मैं बोलूं कुछ इस तरह से, इसकी रिएक्शन CH3 फिर से किसके साथ? NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, प्रोडक्ट बनाइए। तो क्या दिमाग में आएगा ये रिएक्शन देख के? हर किसी के दिमाग में रिएक्शन देख के अब तो बातें आएगी भैया कि ये कौन सी मैकेनिज्म होने वाली है। एलिमिनेशन एडिशन थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म शुरू हो गए। हैलोजन देखा, उसके रिस्पेक्ट में इधर देखा तो इसके पास कोई एच नहीं, इधर देखा इसके पास एच नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। अब भैया यहां से एच नहीं होगा तो यहां ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा? अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन की क्या हालत होगी? तो यहां पे इसके बगल में एच ही नहीं है, यानी पहला स्टेप ही इसमें फेजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पहला स्टेप ही नहीं होगा, बेंजाइन ही नहीं बनेगा, तो क्या ही रिएक्शन होगा? तो इस केस में ध्यान रखिएगा भैया, क्या? नो रिएक्शन, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। फाइन। तो बेंजाइन मैकेनिज्म आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जिसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और साइन सब्स्टिट्यूशन भी समझ में आया होगा। फाइन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करके इसको खत्म करते हैं। ओके, तो एलिमिनेशन एडिशन के थ्रू एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। फाइन, पढ़िए क्या बोला गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑब्लिक आर नॉट फिजिबल? कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? ठीक है, जरा देखिए, पहला वाला हो जाएगा, हाँ हो जाएगा आसानी से, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा वाला भैया अब तो इतना हम लोग को तमीज हो ही गया है, इसके रिस्पेक्ट में इधर कोई एच नहीं, इधर कोई एच नहीं, तो ये भी नहीं होगा। भैया पूछा कौन नहीं होगा, तो ये तो हो रहा है ना, तो ये आंसर नहीं होगा अपना। ठीक है, वो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके पास भी कोई एच नहीं है, सिमिलरली ये भी नहीं होगा, इसके पास भी कोई एच नहीं है। तो आप देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन में बी सी डी तीनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फाइन। तो गाइज आज की क्लास यहीं पे हम लोग खत्म रखते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने हैलोएरीन्स को खत्म कर लिया, यानी चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है। क्या? हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। ओके गाइज, तो मेक श्योर कि आपने सारे लेक्चर्स को ढंग से कवर कर लिया होगा, सबके प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? जी हाँ गाइज, अगली क्लास में हम लोग लास्ट ईयर में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, आईटी ने 42 ईयर पूछा, नीट ने 32 ईयर में क्या पूछा, एम्स ने क्या पूछा, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइज, तो प्लीज आप अगली क्लास में प्रेजेंट होने से पहले सारे वीडियो का एक क्विक रिवाइज करके आएंगे, तब आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा मजा आएगा। ओके गाइज, हैव फन विद केमिस्ट्री एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।